हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2020 के सर्कल टॉपिक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस सर्कल टच इट एट द पॉइंट ए एंड बी, देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट। देखो ये सर्कल दिया है आपको, सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं बोले इसका सेंटर कितना होगा, तो आपको पता है सेंटर कितना होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2g होता है, राइट। तो 2g की वैल्यू -8 है, तो g की वैल्यू -4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, वैसे ही y का जो कोफिशिएंट होता है वो 2f होता है, तो यहाँ से f की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट 2 हो गया। क्लियर है। अगर बोले इसकी रेडियस कितनी होगी, तो √g² प्लस f² माइनस सी। जब आप √g² प्लस f² माइनस सी का फॉर्मूला लगाओगे और GFC की वैल्यू पुट करोगे तो रेडियस 2 आएगी, चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि ये सर्कल है जो गिवन है, ये मान लो मैंने ये सर्कल बना लिया। अब इन्होंने कहा कि ओरिजिन से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई। सपोज ये रहा ओरिजिन, ठीक है, सपोज ये रहा ओरिजिन, और यहाँ से ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई। ठीक है, एक इस तरीके से और दूसरी टेंजेंट मान लो ये इस तरीके से। ठीक है, तो मान लो ये इसको यहाँ कट कर रही है और इसको यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, इसको इसने यहाँ पे ए पे कट किया, इसको यहाँ पे इसने बी पे कट किया। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू, ए बी क्या है बेटा, ए बी है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ पूछी है। क्या बात समझ में आ रही है। ओरिजिन से इस गिवन सर्कल, ओरिजिन से इस गिवन सर्कल पे इन्होंने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ की जो सर्कल को ए कॉमा बी पे टच कर रही हैं। तो इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ पूछी है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, अब लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा सीधा सीधा, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, जस्ट 1 मिनट। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला होता है बेटा 2 इंटू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई √L² प्लस R²। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है इस ए बी की लेंथ का। ठीक है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो लेंथ होती है वो होती है 2 इंटू एल इंटू आर अपॉन √L² प्लस R²। क्या बात समझ में आ रही है। आर रेडियस होती है और एल को मैं किस लिए यूज़ करता हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए। तो एल मुझे पहले निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे साइड से निकाले ले रहा हूँ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या है, OA, जिसको मैं जनरली L से डिनोट करता हूँ, तो उसकी वैल्यू होती है √S1। ठीक है, तो S मतलब सर्कल को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, S1 का मतलब होता है जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है उस पॉइंट को सर्कल पे सेटिस्फाई करवा दो। ठीक है, तो ओरिजिन से हमने टेंजेंट ड्रॉ की थी, तो 0,0 अगर मैं सर्कल की इक्वेशन में रखूंगा, अगर मैं सर्कल की इक्वेशन में 0,0 रखूंगा तो बच्चों क्या बचेगा, तो आपका बचेगा ये √16, यानी ये कितना आ गया, 4। क्लियर है बच्चों, बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो आप। तो 2 इंटू एल की वैल्यू 4 आई है, आर की वैल्यू 2 है, अपॉन √L² प्लस R²। एल की वैल्यू थी 4, 4 का स्क्वायर 16, आर की वैल्यू 2 थी, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू नहीं रखी है, चलो अभी रख देते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 2, और नीचे आ गया 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 16 प्लस 4 हो जाएगा आपका 20, तो नीचे आ गया 20। क्लियर है, और ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यानी कि ए बी। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर जो है बेसिकली वो आप निकालना है आपको, तो स्क्वायर कर दो। तो ऊपर देखो क्या है, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, तो ऊपर 16 लिखा था, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 16 इंटू 16, और नीचे √20 था, √20 का स्क्वायर 20, इसको कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 64/5। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी
is a tangent to this circle and it is perpendicular to a line L1 where L1 is tangent to this circle at the point 1 by root 2 comma 1 by root 2. अगेन देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये एक सर्कल दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर जो 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है उसको L1 से डिनोट किया गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे बोलूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस सर्कल के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं एट 1 बाई रूट 2 कॉमा 1 बाई रूट 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, t इज इक्वल टू 0 लगा देंगे, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 लगा दो, तो t इज इक्वल टू 0 से टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी x इंटू 1 बाई रूट 2 यानी x1 प्लस वाई इंटू वाई वन यानी कि 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1। रूट 2 कॉमन लेके इधर आ जाएगा, ठीक है, रूट 2 कॉमन लेके आप इधर पे इसको पहुंचा सकते हो, तो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 2। क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारी टेंजेंट आई है ये कौन से सर्कल पे आई है? इस सर्कल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले सर्कल पे 1 बाई रूट 2 कॉमा 1 बाई रूट 2 पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो ये आई है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, तो वो क्लियरली दिख रहा है बेटा, कितना स्लोप है इसका, -1। सही है, बात समझ में आ रही है? और ये किसकी इक्वेशन है? ये एक इक्वेशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये किस लाइन की इक्वेशन है? L1 लाइन की इक्वेशन है। तो L1 का स्लोप कितना आ गया बेटा? -1। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो इन्होंने क्या बोला था कि कोई लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो इस वाले सर्कल के x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे टेंजेंट है और वो L1 के परपेंडिकुलर है। तो भाई अगर जस्ट वन मिनट बेटा, इसको मैं L से डिनोट कर देता हूँ, मतलब L1 से डिनोट कर देता हूँ कि L1 का स्लोप कितना आया है? -1। अब अगर L1 का स्लोप -1 है और ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो L1 के परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है? जस्ट 1 मिनट, एक सर्कल दिया है आपको x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसकी जो टेंजेंट है, इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो आपको गिवन है। क्या दे रखी है बेटा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ये किसके परपेंडिकुलर है? ये L1 के परपेंडिकुलर है। क्या बात समझ में आ रही है? और L1 का स्लोप आपको पता है -1 है, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा? इस टेंजेंट का स्लोप ये किसके परपेंडिकुलर है? ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू लाइन L1। क्लियर है? तो इस लाइन का जो स्लोप m है वो क्या हो जाएगा बेटा? -1 अपॉन m इंटू L1, मतलब m ऑफ L1, और लाइन 1 मतलब L1 का स्लोप अभी हमने निकाला है -1 है, या -1 पुट करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, यानी कि हमें m की वैल्यू पता चल गई। क्या बात समझ आ रही है? तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन अब क्या हो जाएगी? तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी है वो इस सर्कल के लिए क्या है बच्चों? टेंजेंट है। तो क्या मैं टेंजेंसी कंडीशन लगा सकता हूँ? टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है कि अगर हम इसके सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो उसकी रेडियस के इक्वल होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी हम लोग लिखेंगे नाउ डिस्टेंस ऑफ सेंटर कितना बेटा? 3,0। नाउ डिस्टेंस ऑफ 3,0 फ्रॉम y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल। तो जरा 3,0 से इसकी डिस्टेंस निकालो, रखो इस लाइन में 3,0, जगह 3 माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट में x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट 1 है और y इधर आएगा तो उसका कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और रेडियस कितनी है बेटा सर्कल की? देखो रेडियस है 1। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 3 प्लस सी का मॉड, और ये जो नीचे √2 आया था उसको इधर भेज दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab वाले टर्म से हो जाएगा 6c इज इक्वल टू 2 को इधर ले आओ तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है? सी स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगी बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सर्कल टचेस y एक्सिस एट 0,4 and passes through 2,0, then which of the following cannot be the tangent to the circle। देखो इन्होंने क्या बोला बच्चों, इन्होंने इस तरीके से बोला कि बेसिकली एक ये सर्कल है जो y एक्सिस को 0,4 पे टच कर रहा है, ठीक है, तो मान लो ये है इस तरीके से, ठीक है, और x एक्सिस को 2,0 पे कट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? एक मिनट बच्चों, एक मिनट, दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं। ये मान लो, ठीक है, इन्होंने क्या कहा बच्चों कि ये जो आपका सर्कल है एक, ये y एक्सिस को तो टच कर रहा है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है बच्चों, 0,4 पे, ठीक है, और x एक्सिस को ये कट कर मतलब 2,0 से पास हो रहा है, तो ये 2,0 होगा, ये पॉइंट कितना होगा 2,0। क्लियर है बच्चों? अब इन्होंने पूछा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब हमें ये बताना है कि ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सी लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट नहीं होगी। तो हमें टेंजेंसी कंडीशन लगा के चेक करना होगा, तो उसके लिए हमें सर्कल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है वो y एक्सिस को 0,4 पे टच कर रहा है, तो फैमिली ऑफ सर्कल से मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ। फैमिली ऑफ सर्कल से हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं कि अगर कोई सर्कल किसी लाइन को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, अगर कोई सर्कल किसी लाइन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है, तो फैमिली ऑफ सर्कल से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखो भाई, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस में यूज आपको होते हुए दिखेगा, ठीक है। अगर कोई सर्कल किसी लाइन को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उस सर्कल की इक्वेशन, उस फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बेटा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स उस लाइन की इक्वेशन। तो ये तो y एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो, अब हमें लेमडा अननोन है हमारे लिए, तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है कि ये जो सर्कल है वो 2,0 से पास कर रहा है, तो पास करवा दो। इट पासिस थ्रू 2,0, इट पासिस थ्रू 2,0। क्लियर है? 2,0 यहाँ पे रख दो, तो x की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y की जगह 0 रखोगे तो ये बचेगा -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16, और यहाँ पे लेमडा इंटू एक्स है तो ये हो जाएगा 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी आपकी -10। क्लियर है? तो अब ये लेमडा की वैल्यू -10 इस सर्कल की इक्वेशन में रख दो, तो फाइनली सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 10x, ठीक है, माइनस का 8y और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। फाइनली हमारा सर्कल आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? जिसका सेंटर कितना है, इस सर्कल का सेंटर कितना है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, सेंटर है आपका 5,4, ठीक है, और रेडियस कितनी है, √g² प्लस f² माइनस c से रेडियस आ जाएगी और वो आ जाएगी आपकी 5। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब हमें सर्कल की इक्वेशन पता है, उसका सेंटर और रेडियस पता है, तो अब हम इन चारों में से एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट नहीं है। तो टेंजेंसी कंडीशन लगा के देखेंगे, सेंटर से इन सारी लाइंस पे एक एक करके परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे और देखेंगे कि किस केस में परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल नहीं आ रही है। तो जब आप ये चेक करोगे तो पहला वाला ऑप्शन ही आपको दिख जाएगा, ऑप्शन 1 आप चेक करके देख लेना, ठीक है। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। जब आप इस सेंटर से इस टेंजेंट पे, इस लाइन पे, सॉरी टेंजेंट तो नहीं बोलेंगे, जब आप सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, जब आप इस सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो रेडियस के इक्वल नहीं आएगी, तो फिर आपका ऑप्शन 1 जो है वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सिंपल क्वेश्चन था। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो। बाकी ऑप्शन में क्या होगा, ये जो है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप निकालोगे वो रेडियस के इक्वल आ रही होगी, ठीक है। ओके,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कर्व दिस एंड दिस टच ईच अदर एट अ पॉइंट देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के। देखो इन्होंने क्या बोला बच्चों कि ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है, दो सर्कल्स हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हमें के की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। अब इन्होंने ये तो बोला नहीं है कि ये सर्कल कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो हमें दोनों कंडीशन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई, टू सर्कल्स touches each other। आपको पता होगा कि अगर एक्सटर्नली टच कर रहे होते तो कुछ और कंडीशन होती है, इंटरनली टच करते हैं तो कुछ और कंडीशन होती है। अगर एक्सटर्नली टच करते हैं दो सर्कल तो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के इक्वल होती है। अगर वो इंटरनली टच करते हैं तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस तरीके से टच कर रहे हैं, तो हमें दोनों कंडीशन यूज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी वो R1 प्लस माइनस R2 के इक्वल होगी, मतलब दोनों के सम के इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंस के भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कैसे टच कर रहे हैं। ओके, अब ये जो पहला वाला सर्कल है बेटा, ये जो पहला वाला सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसका सेंटर और रेडियस जरा निकालो, तो सेंटर हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो देखो जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2g होता है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, y का तो टर्म ही नहीं है तो 0 हो गया। रेडियस निकालोगे बेटा इसकी तो वो 1 आ जाएगी। अब आते हैं दूसरे सर्कल पे। दूसरा सर्कल दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस के, इसका सेंटर निकालो जरा, तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ से इसका सेंटर आ जाएगा 0,4, क्योंकि एक्स का तो टर्म ही नहीं है। रेडियस निकालोगे बेटा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से इसकी रेडियस निकालोगे तो वो आ जाएगी रूट ऑफ के, निकाल के देख लेना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इन वैल्यूज को C1 C2 R1 R2 इन सब वैल्यूज को इस कंडीशन में अप्लाई करो। C1 C2 सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल के देख लो, सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, ये C1 है ये C2 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, तो C1 C2 की वैल्यू 5 आएगी इज इक्वल टू R1, रेडियस कितनी है बेटा, R1 है आपका 1, ठीक है, R1 है आपका 1 प्लस माइनस R2 है आपका रूट के, बोलो ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ये कर सकते हो कि रूट के मतलब मॉड हटाएंगे तो रूट के प्लस 1 की वैल्यू जो है या तो 5 होगी या फिर रूट के माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों भाई, या तो रूट के प्लस 1 की वैल्यू 5 होगी या फिर रूट के माइनस 1 की वैल्यू 5 होगी, दोनों में से तो एक ही तो होगा, या तो दोनों रेडियस का सम 5 के इक्वल होगा या फिर दोनों रेडियस का जो डिफरेंस है वो 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 उधर गया 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और यहाँ से देखो 1 उधर गया 6 हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 36। क्या ये बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला कि भाई दो कंडीशन क्या थी कि C1 C2 जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो या तो रेडियस के सम के इक्वल होगी या रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो हमने भाई एक बार सम ले लिया एक बार डिफरेंस ले लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, k की लार्जेस्ट वैल्यू पूछी थी, तो k इज इक्वल टू 36, दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप क्लियर होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कंडीशन लगानी थी कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी। बात समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल दिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखो इन्होंने क्या बोला बच्चों कि ये जो लाइन है वो इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। क्या बात समझ में आ रही है। तो हमसे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k पूछी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो यार, अब अगर ये लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है तो फिर ये लाइन इस सर्कल के लिए क्या होगी, कॉर्ड होगी। सीधी सिंपल सी बात है। तो देखो सर्कल की इक्वेशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। और इसका अगर मैं सेंटर निकालूं, ठीक है, इसका सेंटर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ से 1,2, ठीक है। और मैं बोलूँ इसकी रेडियस कितनी होगी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 में से 4 माइनस करोगे क्या बचेगा 1,
बात समझ में आ रही है। अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से इसका हमने रेडियस भी निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है सपोज ये रहा सर्कल, ठीक है, और ये रही वो लाइन। बात समझ में आ रही है, ये है वो लाइन जो हमें गिवन है। लाइन क्या दी हुई है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू के, ये आपको लाइन दे रखी है, ठीक है, और ये रहा इसका सेंटर, ठीक है, सर्कल का। अब तुम देखो सेंटर से अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये लाइन जो है वो इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके लिए कॉर्ड होगी। तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो रेडियस से कम होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको मैंने डी बोल दिया। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि जो डी है वो लेस देन आर होना चाहिए, पहली बात। सेंटर हमें पता ही है, तो सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो जरा, तो ये आ जाएगी आपकी 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस के अपॉन एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और वाई का कोफिशिएंट 4 है उसका स्क्वायर 16 इज लेस एंड इक्वल टू, रेडियस कितनी है 1, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 और 3 11, 11 माइनस के, 11 माइनस के का मॉड लेस देन ये 16 और 9 हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 इधर आ गया। बोलो ठीक है। तो मॉड हटाओगे तो मॉड कैसे हटाते हैं बेटा, मॉडलेस कैसे हटाते हैं, एक बार तो जैसे इनइक्वालिटी लिखी हुई है वैसे ही लिख दो, ठीक है, एक बार तो जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो मॉड हटा के। लेस देन का मतलब होता है एंड, तो बीच में एंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी चेंज साइन चेंज, क्लियर है। ओके, के को इधर भेजो 5 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा के ग्रेटर देन 6, बात समझ में आ रही है। और ये देखो के इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा के लेस देन 16, क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ गया, के की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए और 16 से छोटी होनी चाहिए, यानी के की वैल्यू हो गई 6 से बड़ी होनी चाहिए और 16 से छोटी होनी चाहिए, तो बस यही आंसर आ गया। अब हमसे इंटीग्रल वैल्यू पूछी थी, तो 6 और 16 के बीच में इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ जाएंगी बेटा, 9, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से, ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के कितनी हो जाएंगी बेटा, 9, क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड विच टचेस बोथ द लाइंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज। अच्छा, डायमीटर पूछा है, तो देखो भाई ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। इन्होंने क्या बोला है, हमें डायमीटर बताना है उस सर्कल का जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड विच टचेस बोथ द लाइंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो देखो ये मान लो सपोज ये है x इज इक्वल टू 3 लाइन, वर्टिकल लाइन होगी x इज इक्वल टू 3, और जो y इज इक्वल टू 2 है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो सपोज मान लो ये है y इज इक्वल टू 2 लाइन, क्या बात समझ में आ रही है, ये y इज इक्वल टू 2 लाइन है। अब जो सर्कल है वो इन दोनों लाइन को टच कर रहा है, इन दोनों लाइन को टच कर रहा है, और उसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पे। तो मान लो हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया, ठीक है, हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया, बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। ये इसका इधर सेंटर है, मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है। आई होप किसी को इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सेंटर देखो इस पे लाई कर रहा है, सेंटर इस पे लाई कर रहा है इस लाइन पे, तो क्या मैं सेंटर के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान सकता हूँ। अगर मैं x कोऑर्डिनेट h मानूँ तो y कोऑर्डिनेट अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस h, क्लियर है बात, ठीक है। ओके, तो ये रहा सेंटर, ठीक है, ये सेंटर हो गया आपका। तो सेंटर से अगर मैं बोलूँ कि ये वाली जो लाइन है ये भी रेडियस होगी, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये भी रेडियस होगी, होगी कि नहीं होगी। ये है आपका सेंटर, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, बात समझ में आ रही है। तो देखो अब ध्यान से देखना, सेंटर के कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है कितने हैं, h, 2 माइनस h, बात समझ में आ रही है। तो अब आप इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे डॉट 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 करके नीचे तक ले आऊँ यहाँ तक, ठीक है, और इसको मैं डॉट डॉट करके मान लो यहाँ तक ले आऊँ, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है। तो आप एक बात सोचो, इनको कुछ नाम दे देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया मैंने B, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C,
ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बेसिकली, इस पॉइंट को दे देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, ठीक है, इसको पी बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। अब ध्यान से समझना, ये ओरिजिन है। अब जैसे ये सी डी जो है, वो सी डी जो क्या है, रेडियस है। अगर सी डी जितनी डिस्टेंस सी डी होगी उतनी डिस्टेंस तो ये ए सी होगी। और अगर मैं बोलूँ ओ से लेके सी तक, बात समझना, ओ से लेके सी तक कितनी डिस्टेंस है, 3 यूनिट। अगर मैं बोलूँ ओ से लेके ए तक कितनी डिस्टेंस है, तो ओ से लेके ए तक कितनी डिस्टेंस होगी, जो सी का आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है कितना है, एच, यानी कि ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस है एच, और ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस है 3, और जो ए सी है वो रेडियस के इक्वल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो बात समझना कि मैंने क्या बोला कि जो ओ सी है वो कितना होगा बेटा, ओ ए प्लस ए सी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ओ सी आपका कितना है, वो तो 3 है, और ओ ए कितना है, वो एच है। बात समझ में आ रही है? और ए सी क्या है आपकी, रेडियस है। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? जितना ए सी होगा उतना तो ये सी डी है ना, डेट इज रेडियस। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 माइनस एच। क्या बात समझ में आ रही है? रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस एच, पहली इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो, अब वर्टिकली देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये जो सी क्यू है, सी क्यू क्या है आपकी, रेडियस है, सी क्यू रेडियस है। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए सी कितना होगा, तो ए सी जो होगा वो सी का वाई कोऑर्डिनेट है, डेट इज 2 माइनस एच। और मैं बोलूँ अगर ए क्यू कितना होगा, तो ए क्यू क्या है बेसिकली, ए क्यू जो डिस्टेंस है वो सी पी के इक्वल है। और सी पी कितनी डिस्टेंस है, 2 यूनिट, क्योंकि P का y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। तो जितना CP होगा उतना ही AQ होगा। तो क्या मैं AQ को ऐसे लिख सकता हूँ, AQ इज इक्वल टू AC प्लस CQ। बात समझ में आ रही है? AQ कितना है, AQ PC के इक्वल है, डेट इज 2 यूनिट। AC कितना है बेटा, AC जो है वो C का y कोऑर्डिनेट है, यानी कि 2 माइनस एच। क्लियर है? और CQ कितना है, CQ रेडियस है। बात समझ में आ रही है? सी क्यू कितना है बेटा, रेडियस है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, एच को इधर भेज दो तो आर की वैल्यू एच आ गई, इक्वेशन 2। बात समझ में आ रही है? तो ये भी आर की वैल्यू है, ये भी आर की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दो। ये भी आर की वैल्यू है, वो भी आर की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दो। तो 3 माइनस एच इज इक्वल टू एच, तो एच इधर आएगा तो 2h इज इक्वल टू 3। तो फिर h इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 3/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अगर h की वैल्यू 3/2 आ गई तो अभी देखो यहाँ हमने सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा था, r इज इक्वल टू एच। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि r की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। क्या बात समझ में आ रही है? अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था डायामीटर, हमसे पूछा था बेटा डायामीटर, और डायामीटर होता है 2r। r की वैल्यू यहाँ 3/2 रखोगे तो फिर डायामीटर कितना आ जाएगा, 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल हमने डायग्राम बनाया और ज्योमेट्री से हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स दिस एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन दिस लाइन ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्होंने बोला एक सर्कल है जो इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल में हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स S1 एंड S2 कैन बी रिटन एज S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस वाले सर्कल को मैंने बोल दिया S1, यानी कि x² प्लस y² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? और इस वाले सर्कल को मैंने बोल दिया x² प्लस y² माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारा सर्कल है, जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, वो इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसको जरा आप लिख लो तो हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 6x प्लस लेमडा टाइम्स ये हो जाएगा आपका x² प्लस y² माइनस 4y इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख लो।
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे लैम्डा है, तो हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे लैम्डा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये माइनस का 6x है और ये लैम्डा का 4y में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 4 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रॉपर सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला था कि ये जो हमारा सर्कल आया है ना, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। ये जो हमारा सर्कल की इक्वेशन आई है, ये जो हमारे सर्कल की इक्वेशन आई है, इसका जो सेंटर है वो इस गिवन लाइन पे लाई कर रहा है। गिवन लाइन क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लाइन है हमारी 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो पहले इसका सेंटर निकाल लो। सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जो x के साथ लिखा होता है वो 2g होता है, तो फिर g कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और सेंटर का x कोऑर्डिनेट होता है माइनस g, तो हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। क्लियर है। ऐसी y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। ये सेंटर आ गया। अब ये जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ये सेंटर जो है बेटा वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करवा दो तो हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और ये आपका हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3। सॉल्व करके देखना, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। क्लियर है। अगर लैम्डा की वैल्यू -3 आ गई, ये लैम्डा की वैल्यू जो इक्वेशन 1 थी, जो हमारा सर्कल का इक्वेशन था, उसमें पुट कर दो, तो फाइनली जो मेरा सर्कल आ जाएगा उसकी इक्वेशन देखो क्या आएगी। यहाँ लैम्डा की वैल्यू -3 रख दो, तो लैम्डा की वैल्यू अगर -3 रखोगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ -3 रखोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3 -2 को 6 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा प्लस का 3x। क्लियर है। जब आप लैम्डा की वैल्यू -3 यहाँ रखोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 6y। ठीक है, ये हमारे सर्कल की इक्वेशन आ गई फाइनली। अब हमसे ये पूछा था क्वेश्चन में कि ये जो आपका सर्कल है ये इन 4 पॉइंट में से किससे पास करेगा। तो बेटा एक एक पॉइंट करके सेटिस्फाई करके देख लेना और देख लेना कौन सा आंसर है। तो जब आप इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो -3,6 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट पी क्यू बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, पी क्यू इस सर्कल का डायमीटर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन द स्ट्रेट लाइन, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। देखो यार, इन्होंने क्या बोला, एक सर्कल दिया है। ठीक है, जो सर्कल की इक्वेशन दी है आपको वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस कितनी होगी बच्चों 3। क्लियर है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से आ जाएगा आपका एक सर्कल, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने बोला है कि इसका जो एक डायमीटर है वो है पी क्यू। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो पी क्यू। तो डायमीटर तो हमेशा सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से एक डायमीटर बना लिया। ठीक है, सेंटर से पास करते हो। ये हमने एक पॉइंट, ये पी ले लिया और ये क्यू ले लिया। क्या बात समझ में आ रही है। तो मैंने ये जो पी और क्यू पॉइंट है ना वो पैरामीट्रिक फॉर्म में मान लिए, पैरामीट्रिक फॉर्म में पी और क्यू पॉइंट मान लिए। आपको पता है सर्कल के ऊपर ये स्टैंडर्ड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड सर्कल के ऊपर जो पॉइंट मानते हैं वो होता है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आर तो 3 है तो हो जाएगा 3 कॉस थीटा कॉमा 3 साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। एंड अगर मैं बोलूँ क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो अभी क्योंकि ये डायमीटर है, पी क्यू क्या है बच्चों, डायमीटर है, तो ये P और जो Q पॉइंट होंगे वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। और अगर कोई भी 2 पॉइंट ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, तो अगर
पी अगर पी पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो ऑब्वियस बात है क्यू किस में लाई करेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो बस यही सेम कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, बस दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो हो जाएगा माइनस का 3 cos थीटा और माइनस का 3 sin थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? बिकॉज पी क्यू जो है वो डायामीटर, पी क्यू एक डायामीटर है, तो डायमीटर हमेशा ओरिजिन से पास करता है, तो जो P और Q पॉइंट होंगे वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। तो अगर मैंने P के कोऑर्डिनेट ये माने तो Q के कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक ये हो जाएंगे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब इन्होंने बोला अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, उसको लिख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस स्ट्रेट लाइन पे आपको इन दोनों P और Q पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं, जिनको अल्फा और बीटा बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा निकाल लो। ठीक है, अल्फा निकाल लो, तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराओ, तो हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इधर आएगा, माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट में एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या है लाइन में, 1 और 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया आपका अल्फा। क्लियर है? ऐसे ही बीटा निकाल लो बेटा। बीटा कैसे निकालेंगे? पॉइंट क्यू से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, माइनस 3 sin थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 अपॉन अंडर रूट में एक्स वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो वो तो 1 + 1 ये आ गया। क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अल्फा इंटू बीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कर लो, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट निकाल लो। तो नीचे देखो, इसके भी डिनोमिनेटर में √2 है, इसके भी डिनोमिनेटर में √2 है, तो √2 और √2 मिलके वो तो 1/2 हो गया। क्लियर है? अब आते हैं न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो अल्फा का न्यूमरेटर कितना है बेटा? 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2, ये तो अल्फा का न्यूमरेटर था। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, क्या हो गया इसको? हाँ ठीक है, ये तो इसका न्यूमरेटर था। और बीटा का डिनोमिनेटर देखो, ऊपर देखो न्यूमरेटर में तीनों टर्म्स क्या थे बेटा? निगेटिव थे। तो क्या मैं माइनस कॉमन लेके, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मॉड की वजह से माइनस गायब हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही टर्म क्या थे आपके? नेगेटिव थे। तो मैं तीनों से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आपका बचेगा फाइनली। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बचेगा, माइनस तीनों से कॉमन लिया और मॉड की वजह से माइनस गायब हो गया, तो इसका न्यूमरेटर हो गया 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इनका मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले तो ध्यान से देखो आप, ये 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा यहाँ पे लिखा है, ये 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा यहाँ पे लिखा है। तो इसको अगर मैं 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा को मैं एक टर्म मान लूँ a, ठीक है, और ये जो दूसरा टर्म लिखा है 2, इसको मैं b मान लेता हूँ। तो तुम्हें देखो ऐसे लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ये तो a था हमारा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है? इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, तो 1/2। ठीक है, तो तुम एक चीज़ ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट में देखो 3 cos थीटा 3 sin थीटा का होल स्क्वायर है, 3 तो कॉमन है बेटा, तो 9 बाहर आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिया तो 9 बाहर आ गया, और फिर cos थीटा प्लस sin थीटा बचा ब्रैकेट में, और उसका स्क्वायर है तो ओपन कर दो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और उसके बाद प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमने पहले 3 कॉमन ले लिया, स्क्वायर की वजह से बाहर कितना आया? 9, तो अंदर बचा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 sin cos माइनस 4। क्लियर है बच्चों? sin cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये आपका कितना बचेगा? 9 इंटू 1 प्लस ये 2 sin, ये जो 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया sin 2 थीटा माइनस 4। क्लियर है बच्चों? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, 1/2, तो 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 9 sin 2 थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 1 9, 9 माइनस 4 5।
इतना आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। बट हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था अल्फा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो अगर मैं बोलूँ कि अल्फा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, वो बात की बात है। अल्फा बीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन 2 थीटा की यानी कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे 1 रख दो। तो 1/2 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, अच्छा ये होगा कब, यहाँ लिख देंगे, ये होगा कब, when sin 2 थीटा when sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1 होती है। तो हो गया 9 + 5 14 डिवाइडेड बाई 2 7 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि अल्फा बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7 होगी। कब होगी, when sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल अलोंग द लाइन इज r, ठीक है। देखो एक सर्कल दिया है बच्चों, एक सर्कल दिया है x² + y² इज इक्वल टू r², ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस r हो गई, r पॉजिटिव बोला है इन्होंने, ठीक है। अलोंग द लाइन दिस, मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये आपको कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये आपको क्या दे रखी है बेटा, कॉर्ड। तो कॉर्ड जो दे रखी है वो भी लिख लेते हैं। कॉर्ड दे रखी है आपको y - 2x इज इक्वल टू 3, और जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, ये तो कॉर्ड की इक्वेशन है गई, कॉर्ड की लेंथ जो है वो r दे रखी है, तो मैं r² की वैल्यू पूछी है। तो डायग्राम बना लिया जाए। तो ये रहा आपका सर्कल, ठीक है। ये मान लो आपकी इक्वेशन है कॉर्ड की, तो ये कॉर्ड की लेंथ हो गई AB, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सर्कल का सेंटर कितना है बेटा 0 0, सर्कल का सेंटर है 0 0, इसको हम लोग C से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड की लेंथ दे रखी है कितनी r, कॉर्ड की लेंथ दे रखी है r। हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये सपोज इसको P पॉइंट पे कट कर रहा है, C को हमने B से ज्वाइन किया, तो ये तो इसकी रेडियस हो गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जो AB की लेंथ है, ये जो कॉर्ड AB है इसकी लेंथ क्वेश्चन में दी है, ये देखो r। तो फिर अगर AB की लेंथ r है तो ये जो PB है वो इसका हाफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा r/2, क्लियर है। तो मुझे PB पता है, मुझे CB पता है, तो अगर मैं CP और निकाल लूँ तो मैं पाइथागोरस लगा के r की वैल्यू निकाल लूँगा। अच्छा CP निकालना बहुत आसान है। CP क्या है, CP है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस कॉर्ड, और कॉर्ड भी दी है, सेंटर भी पता है। तो सबसे पहले CP निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 0, 0 टू द कॉर्ड। क्या बात समझ में आ रही है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, रखो इस लाइन में 0 0 रखो, तो 0 - 0 और 3 इधर आएगा -3 अपॉन अंडर रूट में क्या होता है x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट -2 है तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, क्लियर है। तो ये कितना आ गया आपका 3/√5। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये आपकी ये आ गई CP की लेंथ आ गई, ये क्या आ गया बेटा, ये CP आ गया। तो अब पाइथागोरस लगा दो, इन ट्राइंगल BPC पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, क्लियर है। BC तो रेडियस है r², CP कितना है अभी जस्ट निकाला है 3/5 का स्क्वायर, और BP कितना है, BP है आपका r/2, तो r/2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो हो गया r/2 का स्क्वायर लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा r²/4 इज इक्वल टू 3/√5 का स्क्वायर 9/5। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 4r² - r², 3r²/4, क्लियर है, इज इक्वल टू 9/5, ठीक है। 3 से 9 कैंसिल, 3 बचा, तो ये आ गया आपका r²/4 इज इक्वल टू 3/5। ये 4 को इधर भेज दो तो यहाँ से r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 × 3 12/5, और शायद हमसे r² की वैल्यू पूछी थी, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर 12/5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगी बात।
तो इस ईयर के, है ना, यानी कि ये कौन से ईयर के क्वेश्चन थे, 2020 के। सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स मतलब इजी है ना, लेवल काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,1, ठीक है, एंड टचिंग द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 2,4 इज। देखो यार, इन्होंने क्या बोला है, हमें एक सर्कल का सेंटर पूछा गया है, हमें एक सर्कल का सेंटर पूछा गया है, और वो जो सर्कल है वो 0,1 से पास कर रहा है और इस पैराबोला को 2,4 पे टच कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली जो सर्कल है वो 0,1 से भी पास कर रहा है और 2,4 से भी पास कर रहा है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला है एक सर्कल है जिसका सेंटर हमसे पूछा गया है, और जो सर्कल है वो 0,1 से पास कर रहा है और पैराबोला को 2,4 पे टच कर रहा है। इसका मतलब सर्कल 2,4 से भी पास कर रहा है और उस पॉइंट पे पैराबोला को टच भी कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक रफली आइडिया मतलब बना के दूं, ठीक है, जैसे मान लो ये रहा पैराबोला, ऐसी रफली बना रहा हूँ मैं, ठीक है, बात समझना। और मान लो कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपका सर्कल जो है वो टच कर रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन क्या बोल रही है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो सर्कल है वो पैराबोला 4 पे, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो हो गया आपका 2,4, क्लियर है। और जो सर्कल है वो आपका 0,1 से पास कर रहा है, मान लो यहाँ पे कहीं कहीं पे भी ले सकते हो, ये आपका पॉइंट हो गया 0,1, ये है सिचुएशन। अच्छा, अगर ये पैराबोला को 2,4 पे टच कर रहा है, बात समझना, ये पैराबोला को क्या कर रहा है, 2,4 पे टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 2,4 पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, अगर मैं 2,4 पे इस पैराबोला के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो सर्कल के तो सेंटर से पास करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो क्या करेगा बेटा, उस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये रहा सर्कल का सेंटर C। मैंने क्या बोला, ये पैराबोला और सर्कल एक दूसरे को 2,4 पे टच कर रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं 2,4 पे पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, अब सर्कल के ऊपर ये 2 पॉइंट है, सर्कल के ऊपर तो ये 2 पॉइंट है ना, तो मान लो इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया बेटा, A बोल दिया, ठीक है। और ये जो ये वाला पॉइंट है इसको मैंने B बोल दिया। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूं, AB को ज्वाइन करूं, बोलो ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये कॉर्ड हो गई इस सर्कल के लिए। AB क्या होगी बच्चों, कॉर्ड होगी। और जो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो भी सेंटर से पास करता है, तो इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी सेंटर से पास करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लूँ और पॉइंट बी पे पैराबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लूँ, तो वो दोनों लाइंस सर्कल के सेंटर से पास करेंगी। तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो सेंटर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस बात को लिख लिया जाए, सर्कल passes through A 0,1, ठीक है, एंड B 2,4। क्लियर है बच्चों? सर्कल जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। सो इट्स सेंटर is the point of intersection of is the point of intersection of perpendicular bisector of AB and normal to the parabola at पैराबोला की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लेते हैं। पैराबोला एट कौन सा पॉइंट था बच्चों, 2,4। क्लियर है? ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई 2,4 पे पैराबोला के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करो, वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, और A और B जो 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर है उनको ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड बनेगी, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से पास करेगा। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लो। तो सबसे पहले तो AB का मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको कुछ बोल देते हैं, इसको M बोल देते हैं। तो M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, मिड पॉइंट निकाल लो इन दोनों का, A और B का, तो हो जाएगा 2 + 0/2, तो 1 आ गया।
और 4 प्लस 1/2 तो ये 5/2 आ गया। क्लियर है। अच्छा मैं बोलूँ अगर ए बी का स्लोप कितना होगा 2 पॉइंट फार्मूले से, 2 पॉइंट फार्मूले से ए बी का स्लोप हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3, 2 माइनस 0 यानी कि ये। तो अगर ए बी का स्लोप 3/2 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप कितना हो जाएगा -2/3। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा क्या हो जाएगी, y माइनस 5/2, y माइनस 5/2 इज इक्वल टू ए बी का स्लोप, कॉर्ड ए बी का स्लोप है 3/2, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस का 2/3 इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर है, तो इसको सही से लिख लो जरा, तो हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6y और ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। क्लियर है। अब हमने कहा कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालो इस पैराबोला के ऊपर, इस पैराबोला के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। तो देखो यार सबसे पहले आप क्या करो कि पैराबोला को डिफरेंशिएट करके इस 2,4 पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। टेंजेंट का स्लोप पता चलेगा तो नॉर्मल का स्लोप तो अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या दी है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, और मुझे किस पॉइंट पे स्लोप निकालना था 2,4 पे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट 2,4, तो यहाँ रख दो 2x की जगह तो 4 आ गया। ये dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो 2,4 पे टेंजेंट का स्लोप है, 2,4 पे टेंजेंट का स्लोप कितना है बेटा 4, तो फिर मैं बोलूँ नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/4। क्लियर है। और पॉइंट पता है, नॉर्मल का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, नॉर्मल का स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,4। ठीक है, पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन 2,4 पे, तो y माइनस y1 यानी कि 4 इज इक्वल टू स्लोप है -1/4, x माइनस x1 यानी कि 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। क्या ये बात क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन 2। बोलो ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। भाई ये इक्वेशन 1 क्या है, ये है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। ये जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, वो है नॉर्मल की इक्वेशन 2,4 पे, वो भी सर्कल के सेंटर से पास करेगी। तो अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व कर लूँ, अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व कर लूँ तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा 1 और 2 को सॉल्व करने पे -16/5 53/10। क्लियर है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, -16/5, 53/10, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर है। ओके, तो ओके इतने ही क्वेश्चन थे। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।